जैन साथियों में पवन पारा सर आपका स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। और जो पॉलिटी की सीरीज चल रही है, कल हमने कुछ बेसिक बातें की, आज उसको आगे बढ़ाते हैं। तो देखो, संविधान का जो भाग है 6, भाग 6, ये भाग 6 में जो अनुच्छेद है, यानी संविधान का जो भाग 6 है, ये अनुच्छेद कहाँ से कहाँ तक है? तो अनुच्छेद 152 से लेकर और 237 तक, 152 से लेकर के 237 तक भाग 6 में, यानी भाग 6 को अनुच्छेद 152 से 237 तक बांटा गया। अब देखो, जो भाग 6 है इसको 6 अध्यायों में बांटा गया है। भाग 6 को कितने अध्यायों में बांटा गया है? 6। इसमें जो पहला अध्याय है 152 सामान्य बातें, अध्याय 2 है जिसमें राज्य की कार्यपालिका है, अध्याय 3 में राज्य की विधायिका, फिर अध्याय 4 में राज्यपाल की विधायी शक्तियाँ, और अध्याय 5 हाई कोर्ट, और अध्याय 6 में जो अधीनस्थ न्यायालय वो है। तो उनकी चर्चा यहाँ करने से कोई फायदा नहीं है। हम डायरेक्ट आते हैं कि जो राज्य विधायिका कह दो या राज्य विधानमंडल। तो देखो, राज्यों में क्या होता है? विधानमंडल होता है। क्या होता है साहब? विधानमंडल। राज्य विधानमंडल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? राज्य विधानमंडल। राज्य विधानमंडल। इसका जो उल्लेख है राज्य विधानमंडल का, वो है अनुच्छेद 168। तो इसका जो उल्लेख है राज्य विधानमंडल का, वो अनुच्छेद 168 में कहा गया है कि प्रत्येक राज्य का कौन होगा? राज्य विधानमंडल होगा। कौन से में? 168 में। तो देखो, राज्य विधानमंडल में कौन कौन है? एक तो हमारा राज्यपाल है। कौन है साहब? राज्यपाल। दूसरा विधानसभा और विधान परिषद। जिन राज्यों में विधान परिषद है उनमें विधान परिषद, विधान परिषद, ये राज्य विधानमंडल होगा। राज्यपाल, विधानसभा और विधान परिषद, इनसे मिलकर के राज्य विधानमंडल का क्या होता है? निर्माण होता है। हम अब डायरेक्ट अपने टॉपिक पर आते हैं, राज्यपाल। क्या साहब? राज्यपाल। राज्यपाल, गवर्नर। देखो, जैसे 2-3 केंद्र शासित प्रदेश हैं, जैसे दिल्ली हुआ, पांडिचेरी हुआ, अंडमान निकोबार द्वीप समूह, इनमें जो राज्यपाल का जो नाम है वो है उपराज्यपाल। क्या है? उपराज्यपाल। बाकी के जो केंद्र शासित प्रदेश हैं उनमें राज्यपाल को बोला जाता है प्रशासक। क्या बोला जाता है? प्रशासक। और उपराज्यपाल कहाँ बोला जाता है? दिल्ली, पांडिचेरी और अंडमान निकोबार द्वीप समूह में इसे उपराज्यपाल के नाम से जाना जाता है। इसका जो पद नाम है वो क्या है? उपराज्यपाल। देखो, जो राज्यपाल है वो एक संवैधानिक पद है। कैसा है साहब? संवैधानिक पद है। कैसा पद है? संवैधानिक पद है। देखो, संवैधानिक पद वो होता है जिसका उल्लेख कहाँ किया गया हो? संविधान में किया गया हो, उसे संवैधानिक पद कहते हैं। तो राज्यपाल का उल्लेख कहाँ पे किया गया है? संविधान में। अनुच्छेद 152-53 में कहा गया है कि राज्य का क्या होगा? राज्यपाल होगा। तो संवैधानिक पद वो पद होता है जिसका उल्लेख कहाँ पर किया जाता है? संविधान में किया जाता है। जिसका उल्लेख संविधान में नहीं किया जाता है उसे गैर संवैधानिक पद कहते हैं। जैसे नीति आयोग हुआ, लोकपाल हुआ, लोकायुक्त हुआ, योजना आयोग था पहले, अभी नीति आयोग। तो ये कैसे पद हैं? गैर संवैधानिक पद हैं। क्यों? क्योंकि इनका उल्लेख कहां पर नहीं किया गया है? इनका उल्लेख संविधान में नहीं किया गया है। तो संवैधानिक पद तो वो होते हैं जिनका उल्लेख कहां किया गया है? संविधान में किया जाता है। वो पद कैसे होते हैं? संवैधानिक पद। तो राज्यपाल का उल्लेख कहां किया गया है? संविधान में किया गया। जैसे जो संसदीय शासन प्रणाली होती है वहां पर एक नाम मात्र का कार्यपालिका प्रमुख होता है, एक वास्तविक होता है। तो जैसे केंद्र में
हमारे यहाँ संसदीय शासन प्रणाली है, उसी तरह से राज्यों में भी संसदीय शासन प्रणाली को अपनाया गया है। इसको अपनाया गया है, संसदीय शासन प्रणाली को अपनाया गया है। तो जैसे केंद्र में नाम मात्र का कार्यपालिका प्रमुख कौन होता है? राष्ट्रपति। और वास्तविक कौन होता है? प्रधानमंत्री। सेम टू सेम राज्य में जो नाम मात्र का कार्यपालिका प्रमुख होता है वो कौन होता है? राज्यपाल। और वास्तविक कार्यपालिका प्रमुख कौन होता है? मुख्यमंत्री। तो राज्यपाल के कुछ देखते हैं पद के अन्य नामों से जाना जाता है, या इसके अन्य नाम या पद के उपनाम। पद के उपनाम किसके? राज्यपाल के। राज्यपाल के पद के उपनाम। तो हमने देखा कि जैसे केंद्र में नाम मात्र का कौन होता है? राष्ट्रपति। तो राज्य में नाम मात्र का कार्यपालिका प्रमुख कौन होता है? राष्ट्रपति। तो नंबर 1, राज्य की नाम मात्र की कार्यपालिका का प्रमुख। कार्यपालिका का प्रमुख कौन होता है? राष्ट्रपति होता है। जैसे हमने राष्ट्रपति में पढ़ते हैं कि राष्ट्रपति देश का प्रथम नागरिक होता है। राष्ट्रपति क्या होता है? देश का प्रथम नागरिक। देश का प्रथम नागरिक कौन होता है? देश का प्रथम नागरिक होता है राष्ट्रपति। तो राज्य का प्रथम नागरिक कौन होगा? राज्यपाल। कई बुकों में लिख रहा है और कई टीचर पढ़ा रहे हैं कि राज्यपाल राज्य का प्रथम नागरिक होता है। ये बात पूरी तरह गलत है। क्या है? पूरी तरह गलत है, क्योंकि राष्ट्रपति तो देश का प्रथम नागरिक होता है, परंतु राज्यपाल राज्य का प्रथम नागरिक नहीं होता। क्यों नहीं होता? अरे मेरे दोस्तों, हमारे देश में एकल नागरिकता को अपनाया गया है। एकल नागरिकता का मतलब है हम केवल देश के नागरिक हैं, राज्यों के नागरिक नहीं है। राज्यों के तो हम क्या है? निवासी हैं। जैसे आपकी वोटर आईडी होगी या मूल निवास जो भी होगा, आधार कार्ड होगा, उस पर लिखा रहता है भारत के नागरिक। आप राजस्थान के तो क्या हो? निवासी हो। तो राज्यपाल फिर राज्य का प्रथम नागरिक कैसे हो सकता है? हमारे यहाँ केवल एकल नागरिकता है, हम केवल भारत के नागरिक हैं, तो राज्यपाल राज्य का प्रथम नागरिक नहीं होगा। ये बात पूरी तरह क्या है? गलत है। तो ये ध्यान रखें कि राज्यपाल राज्य का क्या नहीं होता? प्रथम नागरिक नहीं होता। क्यों नहीं होता? क्योंकि हमारे यहाँ पर कैसी नागरिकता अपनाई गई है? एकल नागरिकता अपनाई गई है, दोहरी नागरिकता नहीं है। हम केवल भारत के नागरिक हैं, अपने देश के नागरिक हैं, राज्यों के नागरिक नहीं है। राज्यों के तो हम निवासी हैं। आज आपने वोटर आईडी को देखना, आधार कार्ड को देखना, उस पर भारत के नागरिक लिख रहा होगा, और राजस्थान के तो आप क्या हो? निवासी। तो राज्यपाल राज्य का प्रथम नागरिक नहीं होगा। दूसरी बात, जो राज्यपाल होता है वो राज्य के प्रशासन का प्रमुख होता है। राज्य के प्रशासन का क्या होता है? राज्य के प्रशासन का प्रमुख होता है। प्रशासन का प्रमुख होता है कौन? राज्यपाल प्रमुख होता है। कैसे होता है प्रमुख साहब? जैसे अगर आप आरएएस बनते हो, आरएएस बनने के बाद आरपीएससी तो केवल इतना काम करती है कि वो केवल आपकी भर्ती करती है। भर्ती कौन करती है? आरपीएससी। उसके बाद नियुक्ति कौन देता है? तो वो नियुक्ति ध्यान रखना राज्यपाल के नाम से दी जाती है। किसके नाम से? तो आपने कई बार सुना होगा यूपीएससी या आरपीएससी के बारे में कि राष्ट्रपति ने उन्हें भोजन पर बुलाया, लंच पर बुलाया, और सेम राज्यों में राज्यपाल बुलाते हैं। तो जो नियुक्ति कौन करता है? नियुक्ति राष्ट्रपति के नाम से होती, राज्यों में राज्यपाल के नाम से, और देश में जो यूपीएससी होती है वो राष्ट्रपति के नाम से। तो जो प्रशासन पूरा किसके नाम से संचालित हो रहा है? किसके नियंत्रण में हो रहा है? राज्यपाल के। राज्य का जो प्रशासन है वो राज्यपाल के नियंत्रण में हो रहा है। तो इसलिए राज्यपाल को जो राज्य के प्रशासन का क्या होता है? प्रमुख होता है। तो हमने ये देखा कि राज्यपाल, पहली बात तो राज्य का प्रथम नागरिक नहीं होता। फिर दूसरा कि जो नाम मात्र की कार्यपालिका प्रमुख है वो कौन है? राज्यपाल। वास्तविक कौन होता है? मुख्यमंत्री। अब देखो, हम राज्यपाल के कुछ संवैधानिक प्रावधान देखेंगे, फिर उसकी कार्य और शक्तियां देखेंगे कि राज्यपाल के संविधान में किस किस अनुच्छेद में क्या क्या उल्लेख है, क्या उसकी योग्यता होगी, कौन नियुक्ति करेगा, कौन हटाएगा, क्या वेतन, क्या शर्तें। तो हम कुछ संवैधानिक प्रावधान देखते हैं। देखो तो
राज्यपाल के कुछ संवैधानिक प्रावधान। तो देखो अनुच्छेद जो 52 है, पहले हम एक नंबर पर देखेंगे अनुच्छेद 52 में तो सामान्य बात है। अनुच्छेद 153 कहता है कि प्रत्येक राज्य का एक राज्यपाल होगा। क्या लिखा है कि प्रत्येक राज्य का एक राज्यपाल होगा। एक राज्यपाल होगा। देखो मूल संविधान में तो केवल इतना लिखा था 153 में कि प्रत्येक राज्य का कौन होगा, एक राज्यपाल होगा। परंतु 7वें संविधान संशोधन के द्वारा 1956 में ये जोड़ दिया गया कि एक व्यक्ति दो से अधिक नहीं लिखा है। ये सवाल भी पूछा गया है यूपीएससी में कि कौन सा सही है, 2 से अधिक या 2 या अधिक। तो केवल लिख रहा है कि 7वें संविधान, लेकिन ये मूल संविधान में तो था नहीं। इसे कब जोड़ा गया, परंतु जोड़ करके इसी अनुच्छेद में परंतु एक व्यक्ति 2 या अधिक राज्यों का राज्यपाल बनाया जा सकता है। तो 7वें संविधान संशोधन के द्वारा क्या प्रावधान किया गया, तो हम इसमें लिखेंगे परंतु 7वें संविधान, मैं शॉर्ट में लिखूंगा संशोधन, 7वां संविधान संशोधन कब हुआ, 1956 में। प्रावधान किया गया कि एक व्यक्ति दो या अधिक राज्यों का राज्यपाल बनाया जा सकता है। तो देखो अनुच्छेद 53 कहता है कि प्रत्येक राज्य में एक कौन होगा, राज्यपाल होगा। अनुच्छेद 53 कहता है 153 कि प्रत्येक राज्य का एक राज्यपाल होगा। इसमें तो यही प्रावधान था, परंतु ध्यान रखना 7वें संविधान संशोधन के द्वारा, कब, 7वें संविधान संशोधन हुआ था 1956 में, इसमें प्रावधान कर दिया गया कि एक व्यक्ति 2 या अधिक राज्यों का राज्यपाल बनाया जा सकता है। यानी एक व्यक्ति को 2 या उससे भी अधिक 4, 5, 6 कितना भी हो सकता है, संविधान में कोई लिमिट नहीं है, राज्यों का एक साथ राज्यपाल बन सकता है। जैसे अभी आपने 2 साल पहले देखा होगा, 2018 की बात है कि हमारे राज्यपाल थे कल्याण सिंह। तो कल्याण सिंह को राजस्थान के राज्यपाल के साथ साथ हिमाचल प्रदेश का अतिरिक्त राज्यपाल या कार्यवाहक राज्यपाल बनाया गया। तो बना सकते हैं। अब समस्या आती है, लड़के पूछते हैं कि सर जो अगर 2 राज्यों का या 2 से अधिक का राज्यपाल बना देते हैं तो उसे वेतन कितना मिलेगा। तो ध्यान रखना वेतन उतना ही मिलेगा जितना उसे पहले मिल रहा था। ऐसा नहीं है कि भाई जैसे एक राज्यपाल को 3,50,000 वेतन है, 3.5 लाख, तो 4 का बना दिया तो उसका 7 लाख हो गया। ऐसे तो फिर राज्यपालों में होड़ लग जाएगी कि मुझे 4 का बनाओ, मुझे 3 का बनाओ, मुझे अतिरिक्त प्रभार दो, क्योंकि राज्यपालों को कुछ कार्य तो करना होता नहीं है। तो ऐसा नहीं है, वेतन तो उसे उतना ही मिलेगा जितना पहले मिल रहा था, परंतु अब ये वेतन राज्य, कौन सा राज्य कितना देगा, कौन सा कितना देगा, किस अनुपात में देंगे, क्योंकि वे राज्य तो आपस में झगड़ेंगे ना। वो राज्य कहेगा मैं तो इतना दूंगा, मेरे पास तो राज्यपाल ने इतने ही टाइम रहा, इतने टाइम कार्य किया। तो ये राज्य जो वेतन है वो कितना कितना देंगे, इसका निर्धारण कौन करेगा, राष्ट्रपति करेगा। ध्यान रखना जो वेतन कितना कितना मिलेगा, किस अनुपात में 2 राज्य देंगे। जैसे मान के चलो, जैसे जो कल्याण सिंह थे हिमाचल प्रदेश और राजस्थान के राज्यपाल थे, हिमाचल प्रदेश
और राजस्थान के राज्यपाल थे, दोनों के एक साथ थे। अब इन्हें वेतन कितना मिलना है? 3,50,000, 3.5 लाख मिलना है। तो राष्ट्रपति निर्धारण करेंगे कि ये दोनों राज्य आपस में कितना कितना पेमेंट देंगे। तो राष्ट्रपति कह सकते हैं कि भाई हिमाचल प्रदेश को 50,000 देगा, 3 लाख राजस्थान देगा, या ये कह सकते हैं कि भाई ये 1.5 लाख देंगे। मतलब जो भी राष्ट्रपति को लगेगा। तो ध्यान रखना, इनको वेतन तो उतना ही मिलेगा, और परंतु ये किस अनुपात में मिलेगा इसका निर्धारण कौन करेगा। तो देखो हम लिख सकते हैं नोट में, एक व्यक्ति को दो या अधिक राज्यों का राज्यपाल बनाने पर उसे वेतन तो उतना ही मिलेगा, परंतु वे राज्य वेतन किस अनुपात में देंगे, देंगे, इसका निर्धारण या निर्णय राष्ट्रपति करते हैं। तो वेतन तो उतना ही मिलेगा, परंतु वो दोनों राज्य आपस में कितना कितना वेतन देंगे, किस अनुपात में देंगे, इसका निर्धारण कौन करेंगे? राष्ट्रपति महोदय करेंगे। तो अनुच्छेद हमने 153 देखा, इसमें केवल इतनी सी साधारण बात, यानी राज्यपाल के पद का उल्लेख है। क्या लिख रहा है कि प्रत्येक राज्य का कौन होगा? एक राज्यपाल होगा, परंतु 7वें संविधान संशोधन के द्वारा इसमें प्रावधान कर दिया गया कि एक ही व्यक्ति 2 या अधिक राज्यों का राज्यपाल हो सकता है, परंतु उसे जो वेतन मिलेगा उतना ही मिलेगा, और वो किस अनुपात में मिलेगा इसका निर्धारण कौन करेंगे? राष्ट्रपति करेंगे। तो हमारा 153 होता है कंप्लीट। अब 153 के बाद आता है 154। तो देखो अनुच्छेद 154 क्या कहता है, इसको एक बार देखते हैं। ये कहता है 154, अनुच्छेद 154 कि जो राज्य की कार्यपालिका शक्ति होगी वो राज्यपाल में निहित होगी। क्या कहता है कि राज्य की कार्यपालिका शक्ति किस में निहित होगी? राज्यपाल में निहित होगी, परंतु वो इसका प्रयोग स्वयं अथवा अपने अधीनस्थ अधिकारियों के माध्यम से करेगा। तो 154 क्या कहता है कि राज्य की कार्यपालिका शक्ति, जो एग्जीक्यूटिव पावर होगी वो किस में निहित होगी? राज्यपाल में। राज्यपाल इसका प्रयोग स्वयं कर सकता है, अथवा उसके जो अधीनस्थ अधिकारी होंगे वो देखेंगे कौन होंगे, अथवा स्वयं अथवा अपने अधीनस्थ अधिकारियों के माध्यम से करेगा। तो 154 कहता है, अनुच्छेद 154, राज्य की कार्यपालिका शक्ति, कल हमने देखा ही था कि कार्यपालिका क्या होती है, इसलिए तो देखा कार्यपालिका में कौन कौन आता है ये सारा देखा। राज्य की कार्यपालिका शक्ति राज्य की कार्यपालिका शक्ति राज्यपाल में निहित होगी, राज्य की कार्यपालिका शक्ति राज्यपाल में निहित होगी। वह का मतलब
राज्यपाल, वह इसका, किसका मतलब कार्यपालिका शक्ति का, वह इसका प्रयोग स्वयं अथवा अपने अधीनस्थ अधिकारियों के माध्यम से करेगा। तो देखो दोस्तों, अनुच्छेद 154 कहता है कि राज्य की जो कार्यपालिका शक्ति होगी वो किस में निहित होगी, राज्यपाल में निहित होगी, परंतु राज्यपाल उसका प्रयोग स्वयं कर सकता है अथवा उसके जो अधीनस्थ अधिकारी होंगे उसके माध्यम से कर सकता है। ये तो इतनी सी बात कहता है, परंतु अब ये बात अधूरी है। ये बात क्या है, अधूरी है। क्यों अधूरी है? क्योंकि ये कह रहा है स्वयं कर सकता है या अधिकारियों के माध्यम से। तो अब ये अधिकारियों के माध्यम से करेगा या स्वयं करेगा, ये समस्या खड़ी हुई। तो देखो, हमें अगर अनुच्छेद 154 को समझना है तो इसके साथ साथ हमें 164 को भी समझना होगा। जब भी 154 है, इसका अर्थ क्या होगा, क्लियर होगा। तो हमें इसके साथ साथ 154 के साथ साथ किसे पढ़ना होगा, 164 को, सॉरी 163 को पढ़ना होगा। किसे पढ़ना होगा, 163 को पढ़ना होगा। तो 154 के साथ साथ हमें किसे पढ़ना होगा, 163 को। 163 क्या कहता है, देखो दोस्तों, ये कहता है कि राज्यपाल जिन कार्यों को स्वयं करेगा, अपने विवेक से करेगा, उन कार्यों को छोड़कर अन्य कार्यों में सलाह और सहायता देने के लिए एक मंत्री परिषद होगी, राज्य मंत्री परिषद, और उस मंत्री परिषद का प्रमुख कौन होगा, मुख्यमंत्री। देखो, ये क्या कह रहा है कि जिन कार्यों को राज्यपाल स्वयं विवेक से करेगा, किससे करेगा, स्वयं विवेक से करेगा, उन कार्यों को छोड़कर अन्य कार्यों में सलाह और सहायता देने के लिए कौन होगी, राज्य मंत्री परिषद होगी। और इसका प्रमुख कौन होगा, मुख्यमंत्री होगा, सीएम होगा। अब देखो, यहां बहुत बड़ी बात है, राष्ट्रपति को संविधान में स्वयं विवेक की शक्ति नहीं प्राप्त है। राष्ट्रपति को संविधान में स्वयं विवेक की शक्ति नहीं प्राप्त है, जबकि राज्यपाल को संविधान में स्वयं विवेक की शक्ति प्राप्त है। अगर संवैधानिक दृष्टि से देखा जाए तो राष्ट्रपति की तुलना में राज्यपाल का पद अधिक शक्तिशाली है, अधिक मजबूत है, परंतु कमजोर क्यों हो जाता है? कमजोर इसलिए हो जाता है क्योंकि अभी देखेंगे, क्योंकि जो राज्यपाल है वो राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद धारण करेगा। इसका मतलब है कि राष्ट्रपति जब चाहेगा तब तक ही वो पद पर रहेगा। राष्ट्रपति जब चाहेगा उसे वापस बुला सकता है, पद से हटा सकता है। संविधान की दृष्टि से तो मजबूत है, संविधान की दृष्टि से शक्तिशाली है, परंतु कमजोर क्यों है? कमजोर इसलिए मेरे साथियों क्योंकि राष्ट्रपति की इच्छा पर निर्भर करता है। तो संविधान की दृष्टि से देखा जाए तो राष्ट्रपति मजबूत है, राज्यपाल मजबूत है। क्यों? क्योंकि राज्यपाल को संविधान में स्वयं विवेक की शक्तियां प्राप्त हैं। स्वयं विवेक मतलब कि राज्यपाल बिना मंत्री परिषद के विचार सलाह के बिना भी कुछ कार्य कर सकता है और उसकी सलाह को मानने के लिए भी बाध्य नहीं है, परंतु राष्ट्रपति मंत्री परिषद के अनुसार कार्य करने के लिए बाध्य है। जो मंत्री परिषद कहेगी वही कार्य करेगा, परंतु राज्यपाल को स्वयं विवेक की शक्तियां प्राप्त हैं। अभी केवल 163 पढ़ रहे हैं, बाकी राज्यपाल जब आगे पढ़ेंगे हम शक्तियां कल की क्लास में, तो उसमें हम देखेंगे कि राज्यपाल को कहां स्वयं विवेक की शक्तियां प्राप्त हैं। अभी केवल हम 63 बता रहे हैं कि केवल 63 में कहा गया है कि राज्यपाल जिन कार्यों को स्वयं विवेक से करेगा, उन कार्यों को छोड़कर उसके अन्य कार्यों में सलाह और सहायता देने के लिए कौन होगी? मंत्री परिषद। तो ध्यान रखना, कुछ कार्यों को तो राज्यपाल स्वयं विवेक से करेगा,
कुछ कार्य ऐसे हैं कि वो मंत्री परिषद की सलाह के अनुसार ही करने होंगे, मुख्यमंत्री की सलाह के अनुसार ही करने होंगे। संविधान में ये भी सवाल खड़ा हुआ था कि जो राज्यपाल है इसका चुनाव प्रत्यक्ष करें या अप्रत्यक्ष करें। समझ में आ रहा है? तो इसको अभी आगे चर्चा करेंगे जब अभी इसकी नियुक्ति होगी जब। तो अभी हमें देखेंगे कि तो देखो हमें 154 के साथ साथ 163 को भी पढ़ना होगा। तो हम इसमें परंतु लगा करके पढ़ेंगे। परंतु अनुच्छेद 163 के अनुसार राज्यपाल जिन कार्यों को स्वयं विवेक यानी अपनी इच्छा से स्वयं विवेक से करेगा, उन कार्यों को छोड़कर अन्य कार्यों में सलाह और सहायता देने के लिए राज्य मंत्री परिषद होगी। राज्य मंत्री परिषद होगी जिसका प्रधान कह दो या प्रमुख कह दो, जिसका प्रमुख मुख्यमंत्री होगा, सीएम। तो देखो दोस्तों 154 क्या कहता है? 154 कहता है कि राज्य की कार्यपालिका शक्ति किसमें निहित होगी? राज्य की कार्यपालिका शक्ति राज्यपाल में निहित होगी। किसमें होगी? राज्यपाल में। वह इसका प्रयोग स्वयं कर सकता है अथवा उसके जो अधीनस्थ अधिकारी, अब देखो अधीनस्थ अधिकारी कौन हुए? तो अधीनस्थ अधिकारी हुए साहब जो मंत्री परिषद है वो ही और मुख्यमंत्री। तो राज्यपाल के अधीनस्थ अधिकारी कौन हुए? मंत्री परिषद। ध्यान रखना मंत्रिमंडल नहीं, मंत्री परिषद है, अंतर बताएंगे आगे। तो मंत्री परिषद बहुत बड़ा भाग है और मंत्रिमंडल तो उसका एक छोटा सा भाग है। क्लियर? आगे चर्चा करेंगे। तो इसका प्रमुख कौन होगा? मंत्री परिषद का मुख्यमंत्री होगा, राज्य मंत्री परिषद का। तो राज्यपाल को संविधान में स्वयं विवेकीय शक्तियां प्राप्त हैं, परंतु राष्ट्रपति को संविधान में स्वयं विवेकीय शक्तियां प्राप्त नहीं है। इसलिए संविधान की दृष्टि से कौन मजबूत है? राज्यपाल मजबूत है। तो हम यहां लिखेंगे, थोड़ा इसको साफ करते हैं। तो संवैधानिक दृष्टि से इंपोर्टेंट बात है, संवैधानिक दृष्टि से देखो यहां से कथन कारण का बहुत अच्छा सवाल बनता है। क्या बनता है? कथन और कारण का बहुत अच्छा सवाल बनता है। जैसे कथन हो गया कि संवैधानिक दृष्टि से राज्यपाल राष्ट्रपति से अधिक मजबूत है, ये तो कथन हो गया। अब कारण क्या बना? कारण ये बनता है इसका, क्योंकि राज्यपाल को संविधान में स्वयं विवेकी शक्तियां प्राप्त है परंतु राष्ट्रपति को नहीं। ऑप्शन नंबर 1 कथन और कारण दोनों सही है परंतु व्याख्या नहीं करता कारण। ऑप्शन नंबर 2 कथन और कारण दोनों ही गलत है। ऑप्शन नंबर 3 कथन तो सही है परंतु कारण गलत है। ऑप्शन नंबर डी कथन भी सही है, कारण भी सही है और कारण कथन की व्याख्या करता है। तो ऑप्शन नंबर डी सही है। अरे क्यों मजबूत है? मजबूत इसलिए तो है
क्योंकि उसे संविधान में क्या प्राप्त है, स्वयं विवेकीय शक्ति प्राप्त है। ऐसे कुछ कार्य हैं जिनको राज्यपाल अपनी इच्छा से कर सकता है। तो संवैधानिक दृष्टि से राज्यपाल 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 राष्ट्रपति से राष्ट्रपति से राष्ट्रपति से राष्ट्रपति से अधिक मजबूत है, अधिक मजबूत है। क्योंकि अब ये क्योंकि से क्या बन जाएगा, कारण। क्योंकि क्योंकि राज्यपाल को संविधान में स्वयं विवेकीय शक्तियां प्राप्त हैं, शक्तियां प्राप्त हैं, लेकिन राष्ट्रपति को नहीं, नहीं। तो देखो खत्म, कारण का बहुत अच्छा सवाल बनता है। अब ये तो संविधान की दृष्टि से हो गया, परंतु राजनीतिक दृष्टि से देखा जाए तो राजनीतिक दृष्टि से राज्यपाल का पद एक बहुत कमजोर पद हो जाता है। क्यों? क्योंकि मेरे दोस्तों, राज्यपाल की नियुक्ति कौन करेगा, राष्ट्रपति करेगा। राष्ट्रपति उसे कभी भी वापस बुला सकता है, कभी भी हटा सकता है। तो इसलिए राजनीतिक दृष्टि से देखा जाए तो राज्यपाल का पद एक विवादास्पद पद भी रहा है। क्योंकि जैसे मान के चलो अभी केंद्र में किसकी सरकार है, बीजेपी की। अब मान के चलो आगे अभी जो राज्यपाल नियुक्त कौन कर रही है, बीजेपी। अभी मान के चलो कल किसकी सरकार आ जाए, कांग्रेस की। तो कांग्रेस की सरकार अपने व्यक्तियों को लगाएगी और जो बीजेपी वालों ने हटाएगी। तो जब भी केंद्र में सत्ता परिवर्तन होता है तभी राज्यों में राज्यपालों को हटाया जाता है, नए राज्यपाल लगाए जाते हैं। तो इससे कमजोर पद हो गया है। तो राजनीतिक दृष्टि से देखें, राजनीतिक दृष्टि से राज्यपाल का पद एक कमजोर राज्यपाल का पद बहुत कमजोर हो जाता है, पद बहुत कमजोर हो जाता है। क्योंकि कोई यहां से भी कथन कारण का बनना है। क्योंकि राज्यपाल राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद धारण करता है, जब तक राष्ट्रपति की इच्छा है भैया तब तक वो पद पर रहेगा। जिस दिन राष्ट्रपति को लगेगा, और ध्यान रखना राष्ट्रपति किसके अनुसार काम करता है, केंद्र सरकार के अनुसार। तो जो केंद्र सरकार कहेगी वो राष्ट्रपति करेगा। तो राष्ट्रपति के, तो ध्यान रखना यहां से कैसे बनेगा कथन कारण का, कि राजनीतिक दृष्टि से राज्यपाल का पद एक कमजोर पद है। ये तो क्या हो गया कथन कारण, क्योंकि राज्यपाल राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद धारण करता है। तो कथन कारण दोनों सही है और व्याख्या भी करता है। यहाँ से अच्छा सवाल बनता है। तो देखो 154 के साथ साथ हमने देखा कि कार्यपालिका शक्ति किसमें निहित होंगी, राज्य की कार्यपालिका शक्ति राज्यपाल में निहित होंगी। वह इनका प्रयोग स्वयं अथवा अधीनस्थ अधिकारियों के माध्यम से करेगा। परंतु 163 को हमने साथ में ही पढ़ा। 163 क्या कहता है कि राज्यपाल जिन कार्यों को स्वयं करेगा उन कार्यों को छोड़कर अन्य कार्यों में सलाह और सहायता देने के लिए कौन होगी,
राज्य मंत्रिपरिषद जिसका प्रमुख कौन होगा, मुख्यमंत्री होगा, सीएम होगा, ये कहता है। तो फिर हमने देखा कि राज्यपाल को संविधान में स्वविवेक की शक्ति प्राप्त है, परंतु राष्ट्रपति को नहीं। तुलना की तो राष्ट्रपति संविधान की दृष्टि से कमजोर है, क्योंकि राष्ट्रपति को संविधान में स्वविवेक की शक्तियां नहीं प्राप्त है, जबकि राष्ट्रपाल को संविधान में स्पष्ट लिख रहा है अनुच्छेद 163 में कि स्वयं विवेक की शक्तियां प्राप्त है। तो संविधान की दृष्टि से तो मजबूत है, परंतु राजनीतिक दृष्टि से कैसा है, कमजोर है, क्योंकि वो राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद धारण करता है। तो ये हुआ अनुच्छेद 154 और इसके साथ साथ हमने 163 को भी पढ़ा। अब 54 के बाद आता है 155। ये कहता है राष्ट्रपति की नियुक्ति के बारे में उल्लेख करता है। अनुच्छेद 155 तो 155 राज्यपाल की नियुक्ति। राज्यपाल की नियुक्ति। अनुच्छेद 155 में क्या है, राज्यपाल की नियुक्ति। तो देखो राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है, राज्यपाल की नियुक्ति है वो राष्ट्रपति करते हैं। कौन करते हैं, राष्ट्रपति। परंतु देखा जाए इस राज्यपाल की नियुक्ति को राष्ट्रपति करते हैं, परंतु राष्ट्रपति अपनी इच्छा से नहीं करते। कभी कभी ऑप्शन मानता है कि राष्ट्रपति ऑप्शन में नहीं है, तो वहां केंद्र सरकार ऑप्शन माना जाएगा, क्योंकि राष्ट्रपति अपनी इच्छा से नहीं करता सारे कार्य को केंद्र सरकार। तो ध्यान रखना, राष्ट्रपति तो करता है, परंतु राष्ट्रपति किसके कहने पर करता है, केंद्र सरकार या केंद्रीय मंत्रिमंडल मंत्रिपरिषद के कहने पर। तो हम देखेंगे कि राज्यपाल की नियुक्ति, तो राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति और ऑप्शन में हम क्या लिख लें भैया, केंद्र सरकार और केंद्र सरकार का मतलब क्या है, मंत्री परिषद, केंद्रीय मंत्री राष्ट्रपति करते हैं। तो नियुक्ति कौन करते हैं, राष्ट्रपति। परंतु अगर राष्ट्रपति ऑप्शन में नहीं है और वहां केंद्र सरकार ऑप्शन में है, तो फिर आंसर क्या माना जाएगा, केंद्र सरकार। केंद्र सरकार भी नहीं है तो फिर आंसर क्या माना जाएगा, मंत्री परिषद, प्रधानमंत्री और मंत्री परिषद। ये हुआ नियुक्ति। अब देखो कौन कर रहे हैं, नियुक्ति कर रहे हैं साहब राष्ट्रपति। राष्ट्रपति एक वारंट जारी करते हैं, ध्यान रखना, राष्ट्रपति अधिपत्र मुद्रा सहित एक वारंट जारी करते हैं, और उस वारंट को पढ़ के कौन सुनाता है। ये सवाल भी आया है कि जो राज्यपाल की नियुक्ति की जाती है, एक वारंट जारी किया जाता है, उस वारंट को पढ़ के कौन सुनाता है, तो राज्य का जो मुख्य सचिव होता है, क्या मुख्य सचिव, वो मुख्य सचिव इस वारंट को पढ़ करके सुनाता है। मुख्य सचिव इस वारंट को पढ़ के सुनाता है। तो नियुक्ति कौन करेगा साहब, नियुक्ति करेंगे इनकी राज्यपाल की कौन, राष्ट्रपति महोदय। तो हमने नियुक्ति देखी। अब इसके बाद 55 के बाद आता है 56। तो अनुच्छेद 55 हो गया नियुक्ति। अब देखते हैं 156, अनुच्छेद 156। इसमें राज्यपाल का कार्यकाल, राज्यपाल का कार्यकाल या पदावधि भी कह सकते हैं, कार्यकाल, टाइम पीरियड, वो कितने समय तक अपने पद पर रह सकता है। तो कार्यकाल, तो देखो सामान्यतः देखा जाए तो राज्यपाल का जो टाइम पीरियड है, कार्यकाल है, वो 5 वर्ष है। कितना है, 5 वर्ष। परंतु वो राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद धारण करता है। तो हम कह सकते हैं कार्यकाल में कि सामान्यतः राज्यपाल का कार्यकाल नंबर 1 में कार्यकाल 5 वर्ष है।
कितना है, सामान्यतः 5 वर्ष है। कितना है साहब, 5 वर्ष। परंतु दूसरे पॉइंट में, परंतु राज्यपाल राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद धारण करता है। देखो सामान्यतः कितने वर्ष है, 5 वर्ष। परंतु राष्ट्रपति जब चाहे, प्रसाद पर्यंत का मतलब क्या है, राष्ट्रपति का प्रसाद है, जब वो वापस ले ले तभी वापस ले सकता है। यानी राष्ट्रपति किसी भी राज्य के राज्यपाल को जब वो वापस बुलाना चाहता है तब वापस बुला सकता है। ये हुआ प्रसाद पर्यंत का मतलब। तीसरी बात, इसी में है त्याग पत्र। अनुच्छेद 56 में ये क्या, त्याग पत्र। अगर वो 5 वर्ष से पहले भी अपना पद छोड़ना चाहता है तो वो त्याग पत्र किसे देगा, ध्यान रखना 156 में है त्याग पत्र। तो त्याग पत्र किसे देगा, राज्यपाल अपना त्याग पत्र, क्योंकि राष्ट्रपति ने नियुक्त किया है तो राष्ट्रपति को देगा अपना त्याग पत्र, राष्ट्रपति को देता है। किसको देता है, राइट। देखो अनुच्छेद 56 में हमने क्या क्या देखा कि सामान्यतः कार्यकाल कितना है उसका दोस्तों, 5 वर्ष। परंतु वो किसके, राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत क्या करता है, पद धारण करता है, और वो 5 वर्ष से पहले भी चाहे तो क्या दे सकता है, त्याग पत्र। और त्याग पत्र किसे देगा, राष्ट्रपति को। परंतु जैसे मान के चलो कि राज्यपाल 5 वर्ष से अधिक भी अपने पद पर रह सकता है। कौन सी कंडीशन में, जब उस राज्य का नया राज्यपाल नहीं नियुक्त किया गया है, राज्यपाल क्या नहीं किया गया है, नियुक्त नहीं किया गया है, तो ऐसी स्थिति में वो 5 वर्ष से अधिक भी रह सकता है। तो हम कह सकते हैं, अगला पॉइंट यहां कि राज्यपाल देखो कौन सा कथन सही है गलत है, यहां से सवाल बन सकते हैं, बहुत सारे अच्छे सवाल बनते हैं कि राज्यपाल 5 वर्ष से अधिक भी पद पर रह सकता है यदि नए राज्यपाल को नियुक्त नहीं हुआ है, यानी 5 वर्ष कंप्लीट हो गए परंतु कोई नया राज्यपाल अभी उस राज्य का नियुक्त नहीं किया है, तो वो राज्यपाल 5 वर्ष से अधिक भी क्या हो रह सकता है, अपने पद पर रह सकता है। यदि नए राज्यपाल नियुक्त नहीं हुआ है तो ऐसी स्थिति में वो 5 वर्ष से अधिक भी रह सकता है। और दूसरी बात देखो, राज्यपाल द्वारा भी उस राज्य का राज्यपाल बनाया जा सकता है। तीसरी और बात इसमें, जैसे राजस्थान के 5 वर्ष हुए तो दूसरे राज्य का राज्यपाल बना सकते हैं कितने भी समय के लिए। तो इसमें संविधान में कोई टाइम लिमिट है नहीं, संविधान इस बारे में क्या है, मौन है। तो राजनीतिक रूप से अगर कोई अच्छा प्रशासक है, अच्छे रूप से कार्य कर रहा है, तो उसको 1 बार 2 बार राज्यपाल बनाते रहते हैं, जो भी पार्टी होती है। तो 5 वर्ष से अधिक भी रह सकता है। कौन सी कंडीशन में, जब नया राज्यपाल नियुक्त नहीं, ध्यान रखना राज्यपाल का चुनाव नहीं होता, वो क्या होता है, नियुक्त होता है। एक होता है मनोनीत, तो मनोनीत शब्द भी नहीं लगाएंगे, मनोनीत भी नहीं होता। मनोनीत कौन होता है, प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री। नियुक्त तो राज्यपाल क्या होता है, नियुक्त होता है। क्या होता है मेरे साथियों, नियुक्त होता है। देखो अभी हमने जैसे अनुच्छेद कौन सा पढ़ा, 55 नियुक्ति, तो हमने इससे पहले 55 पढ़ा, तो इसमें थोड़ा सा हम देखेंगे कि नियुक्ति के संदर्भ में तो संविधान सभा में ये काफी बहस हुई कि राज्यपाल का चुनाव करवाया जाए या इसको नियुक्त किया जाए या प्रत्यक्ष चुनाव करवाया जाए या अप्रत्यक्ष।
तो संविधान सभा में इसको लेकर के क्या हुई, बहस हुई। किसको, राज्यपाल के इसे नियुक्त राज्यपाल। तो इसको लेकर के दो धारणा है। जैसे हम बात करें नंबर 1, जैसे अमेरिका को ले, अमेरिका, और नंबर 2 पे हम ले ऑस्ट्रेलिया। तो इन दोनों देशों में जो राज्यपाल होते हैं वो राज्यपाल का जनता द्वारा निर्वाचित किया जाता है। यानी अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया में जो राज्यपाल है वो जनता द्वारा क्या होता है, निर्वाचित होता है, प्रत्यक्ष रूप से जनता द्वारा निर्वाचित, जनता द्वारा क्या होता है, निर्वाचित होता है। परंतु एक कनाडा है, दूसरी तरफ क्या है, कनाडा। यहां पर जो राज्यपाल है वो राज्यपाल केंद्र द्वारा नियुक्त किया जाता है, केंद्र द्वारा नियुक्त किया जाता है। कनाडा में क्या होता है, जो केंद्र सरकार है वो केंद्र सरकार प्रत्येक राज्य में राज्यपाल की नियुक्ति करती है। परंतु अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया में देखें तो यहाँ पर जो राज्यपाल है उस राज्य की जनता उसे प्रत्यक्ष रूप से क्या करती है, निर्वाचित करती है। तो संविधान सभा में इसको लेकर काफी बहस हुई कि ये अमेरिका वाला मॉडल अपनाया जाए या कनाडा वाला मॉडल अपनाया जाए। तो देखो हमारे जो संविधान सभा के सदस्यों ने कहा, कुछ सदस्य तो कह रहे थे कि इसका प्रत्यक्ष चुनाव करवाया जाए, परंतु कुछ सदस्यों ने तर्क दिया कि यदि राज्यपाल का चुनाव प्रत्यक्ष करवा दिया तो उधर मुख्यमंत्री भी जनता का प्रतिनिधि होता है, फिर राज्यपाल भी जनता का प्रतिनिधि हो गया, तो दोनों में क्या होगा, टकराव होगा। क्या होगा, टकराव। अरे टकराव क्यों होगा, टकराव इसलिए होगा क्योंकि राज्यपाल तो क्या है, नाम मात्र का कार्यपाल का प्रमुख है, जबकि मुख्यमंत्री क्या है, वास्तविक कार्यपाल प्रमुख। तो जब राज्यपाल को जनता द्वारा निर्वाचित कर दिया जाएगा तो उनमें दोनों में क्या होगा, मतभेद होगा, टकराव होगा कि भाई मैं जनता का क्या हूं, प्रतिनिधि हूं, इसलिए हमारे यहां इसे निर्वाचित नहीं किया गया। दूसरा प्रावधान था, इसलिए नहीं किया गया क्योंकि देखो राज्यपाल एक नाम मात्र का कार्यपालिका का प्रमुख है और इसके चुनाव के लिए इतना खर्चा करवाते तो ये फिजूल का खर्चा था, इससे बचने के लिए। तीसरी बात देखो, हमारा जब विभाजन हुआ था तो बिल्कुल अशांति देश में फैली हुई थी। हमारी संविधान सभा ने देखा कि जब देश में किस तरह की अशांति फैल रही है, किस तरह की अव्यवस्था है, इसलिए राज्यपाल को केंद्र द्वारा नियुक्त करने के लिए, यानी हमारा उद्देश्य था कि केंद्र को क्या बनाया जाए, मजबूत बनाया जाए। क्या बनाया जाए, मजबूत। क्योंकि केंद्र मजबूत होगा तो देश की एकता अखंडता क्या नहीं होगी, प्रभावित नहीं होगी। क्या नहीं होगी, जो देश की हमारी एकता है, अखंडता है, वो प्रभावित नहीं होगी। इसलिए हमने कनाडा जो मॉडल है उसको अपनाया और राज्यपाल को चुनाव ना करा करके हमने राज्यपाल को केंद्र द्वारा नियुक्त करने की प्रथा को अपनाया। क्लियर। तो ध्यान रखना, राज्यपाल निर्वाचित नहीं होता, राज्यपाल क्या होता है, नियुक्त किया जाता है। राज्यपाल को क्या किया जाता है, नियुक्त किया जाता है। तो अनुच्छेद हमारा क्या हुआ, 55 हुआ, ठीक है, 56 हुआ। इसके साथ हमने देखा 56 में कार्यकाल है और उसको त्याग पत्र है, और इस तरीके से हमने अनुच्छेद 55 56 देखा। अब इसके बाद जो अनुच्छेद है वो है 157। कौन सा है, 157। क्रम से पढ़ रहे हैं। संविधान के जो अनुच्छेद हैं करीब 61 तक है इसके अनुच्छेद। उसके बाद ये संविधान के प्रावधान खत्म होने के बाद इसकी कार्य शक्तियां कहां कैसे कैसे है उसको विस्तार पूर्वक पढ़ेंगे। तो जो संविधान में प्रावधान है उसको देख रहे हैं एक बार। तो अभी आता है अनुच्छेद 157। तो इसमें है राज्यपाल पद की योग्यता, क्वालिफिकेशन, यानी किस व्यक्ति को राज्यपाल बनाया जा सकता है, यानी इसकी पद की योग्यता क्या है। तो राज्यपाल पद की योग्यता, क्वालिफिकेशन, योग्यता है या योग्यता है। देखो, तो राज्यपाल पद की संविधान में केवल 2 योग्यता है। कितनी है, 2 योग्यता है। नंबर 1, भारत का नागरिक हो, भारत का नागरिक हो, भारत का क्या हो, नागरिक हो। देखो मैं इसको क्लियर कर देता हूं
कि कई लोग कहते हैं मूल रूप से भारत का नागरिक हो। अरे ऐसा नहीं है, ये केवल अमेरिका में। हमारे यहाँ ऐसा कोई पद नहीं है, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, सुप्रीम कोर्ट, कोई भी संवैधानिक पद नहीं है जहां पर मूल रूप से लिखा हो। केवल हमारे यहाँ क्या लिख रहा है, भारत का नागरिक हो। मूल रूप का मतलब है कि उसका पैदा ही कहां हुआ हो, भारत में। परंतु हमारे यहाँ ऐसा नहीं है। हमारे यहाँ देखो, भारत का नागरिक, अगर कोई पाकिस्तान का व्यक्ति है अब भारत में आकर के जिस तरीके से नागरिकता प्राप्त की जाती है, वो नागरिकता प्राप्त कर ले और वो राष्ट्रपति बन सकता है, प्रधानमंत्री बन सकता है, राज्यपाल बन सकता है। केवल हमारे यहाँ क्या कहा गया है, भारत का नागरिक हो। मूल शब्द नहीं है, जहां भी लिख रहा है, जहां भी पढ़ा जा रहा है, पूरी तरह गलत है। केवल क्या है, भारत का नागरिक हो। क्लियर। दूसरी योग्यता है कि उसकी जो न्यूनतम आयु है वो 35 वर्ष होनी चाहिए। तो न्यूनतम आयु 35 वर्ष हो। दो ही क्वालिफिकेशन है। अनुच्छेद 157 में कितनी क्वालिफिकेशन है, दो। पहली है कि वो भारत का क्या होना चाहिए, नागरिक होनी चाहिए, और न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए, 35 वर्ष। और अधिकतम, हमारे यहाँ अधिकतम कितनी भी हो सकती है, हो सकता है वो 1000 साल का हो फिर भी वो राज्यपाल बन सकता है, परंतु कम से कम कितनी, 35 वर्ष। वो सांस ले रहा हो और वो राज्यपाल अगर कोई बनाए तो बन सकता है। संविधान में न्यूनतम आयु है, अधिकतम की कोई सीमा नहीं है। कितनी भी आयु, 100, 200, 500, 60, 70, कितनी पर भी वो राज्यपाल बन सकता है। देखो, संविधान में तो दो ही शर्त है, दो ही योग्यता है, परंतु हम देखें कि 1983 में हमने कहा कि राज्यपाल का पद शुरू से ही विवादों में रहा है। किस में रहा है, विवादों में। क्योंकि राज्यपाल किसका प्रतिनिधि होता है, केंद्र का, केंद्र सरकार का प्रतिनिधि होता है। जैसे मान के चलो, राज्यों में विपक्ष की सरकार है, जैसे अभी बीजेपी की सरकार केंद्र में और राज्यों में कांग्रेस के बने राजस्थान में, तो जो राज्यपाल है वो केंद्र का है, बीजेपी का। जैसे कल्याण सिंह थे, बीजेपी के थे, तो वो केंद्र का प्रतिनिधि होता है। तो केंद्र सरकार जो दूसरी पार्टी की राज्यों में सरकार है उसमें तोड़ मरोड़ अपने अनुसार कार्य कराती है। तो ये पद क्या रहा है, शुरू से ही विवादों में पद रहा है। तो इसके लिए सरकार ने 1983 में आर.एस. सरकारिया, सुप्रीम कोर्ट के पूर्व मुख्य न्यायाधीश आर.एस. सरकारिया की अध्यक्षता में एक आयोग बनाया था और उस आयोग ने राज्यपाल की नियुक्ति के संदर्भ में कुछ सिफारिशें दी। उनको देखते हैं। तो योग्यता तो कितनी है, दो ही, भारत का नागरिक हो और न्यूनतम आयु कितनी हो, 35 वर्ष। तो हम देखेंगे 1983 में घटित आर.एस. सरकारिया, रंजीत सिंह सरकारिया। तो देखो 1983 में घटित जून 1983 में इसका गठन हुआ और लगभग 87-88 में इसने अपनी सिफारिशें दी, रिपोर्ट दी। 1983 में घटित आर.एस. सरकारिया आयोग ने राज्यपाल की नियुक्ति के संदर्भ में निम्न सिफारिश की, निम्न, ये इंपोर्टेंट है, ध्यान रखना, सिफारिश की नंबर 1, इसने पहली सिफारिश की कि जिस राज्य में राज्यपाल बनाया जा रहा है वह उस राज्य का निवासी नहीं होना चाहिए। पहली सिफारिश क्या थी, क्योंकि उस राज्य का निवासी होगा तो वो स्थानीय राजनीति होगी, लोकल पॉलिटिक्स होगी, उससे प्रभावित होगा। जैसे राजस्थान का कोई राज्यपाल है तो वो जिस क्षेत्र का है, जहां से आता है, जिस समुदाय का, वो अपने समुदाय, अपने क्षेत्र के लिए कार्य करना चाहेगा। तो पहली सिफारिश क्या की कि वह उस राज्य का निवासी नहीं होना चाहिए। तो पहली सिफारिश है कि राज्यपाल उस राज्य का, ये सिफारिश कौन कर रहा है,
आरएस सरकार आए, राज्यपाल उस राज्य का निवासी नहीं होना चाहिए, निवासी नहीं होना चाहिए। पहली सिफारिश तो ये कि राज्यपाल उस राज्य का क्या नहीं होना चाहिए, निवासी नहीं होना चाहिए। जैसे राज्यपाल राजस्थान का बनाया जा रहा है तो राजस्थान का नहीं होना चाहिए। जैसे कल्याण सिंह थे तो ये संविधान में प्रावधान नहीं, सिफारिश है। तो कहा गया है कि जैसे कल्याण सिंह तो वो यूपी के नहीं बनाए जा सकते, तो कोई व्यक्ति राजस्थान का है उसे राजस्थान का राज्यपाल नहीं बनाया जाना चाहिए। दूसरी इसकी सिफारिश थी कि जिस व्यक्ति को राज्यपाल बनाया जा रहा है वो राजनीतिक रूप से निष्क्रिय होना चाहिए, सक्रिय नहीं होना चाहिए। यानी जिस व्यक्ति को राज्यपाल बनाया जा रहा है वो उसे राजनीति से कोई लेना देना नहीं होना चाहिए, वो राजनीति में सक्रिय नहीं होना चाहिए, यानी राजनीतिक रूप से कैसा होना चाहिए, निष्क्रिय होना चाहिए। तो जिसे राज्यपाल बनाया जा रहा है, जिसे राज्यपाल बनाया जा रहा है वह राजनीतिक रूप से निष्क्रिय होना चाहिए, यानी राजनीति से उसका निष्क्रिय होना चाहिए, यानी राजनीतिक रूप से वो क्या नहीं होना चाहिए, सक्रिय नहीं होना चाहिए, उसका राजनीति से कोई लेना देना नहीं होना चाहिए, वो राजनीति में वो किसी भी दल का नहीं होना चाहिए, किसी पार्टी का नहीं होना चाहिए, वो पहले कोई राजनीति से उसका मतलब नहीं होना चाहिए, सिफारिश है। दूसरी बात तीसरी कि जिसे राज्यपाल बनाया जा रहा है वो किसी क्षेत्र का विशेषज्ञ होना चाहिए, जैसे कला का कोई वैज्ञानिक होना चाहिए, कोई खेल का, तो अलग अलग क्षेत्र के विशेषज्ञ, यानी वह किसी का क्या होना चाहिए, किसी क्षेत्र का विशेषज्ञ होना चाहिए। इसने अगली सिफारिश की, यहां देख लेते हैं तीसरी कि राज्यपाल किसी क्षेत्र का विशेषज्ञ होना चाहिए, साइंटिस्ट हो सकता है, वैज्ञानिक हो सकता है, शिक्षाविद हो सकता है, मतलब इस तरीके से कोई खेल का विशेषज्ञ हो सकता है, जैसे सचिन तेंदुलकर है, तो क्या होना चाहिए, किसी क्षेत्र का विशेषज्ञ होना चाहिए, विशेषज्ञ होना चाहिए। और अगली सबसे महत्वपूर्ण सिफारिश की वो थी कि भैया राष्ट्रपति राज्यपाल की नियुक्ति करते समय उस राज्य के मुख्यमंत्री से सलाह लेना चाहिए। अगली सिफारिश क्या थी जो सबसे महत्वपूर्ण है, इसमें महत्वपूर्ण दो ही हैं कि राज्य का क्या नहीं होना चाहिए, निवासी नहीं होना चाहिए, बाकी सारी महत्वपूर्ण है और भी बहुत सारी हैं। इसने 1600 पेजों की रिपोर्ट बनाई थी और करीब इसको बनाने में 5 साल लगे थे, तो इसकी सिफारिश बहुत महत्वपूर्ण है। अगली सिफारिश है कि राष्ट्रपति राज्यपाल की नियुक्ति करते समय उस राज्य के मुख्यमंत्री से परामर्श करना चाहिए। तो देखो हम पढ़ रहे हैं कि राष्ट्रपति की नियुक्ति के संदर्भ में आरएस सरकारी आयोग ने कुछ सिफारिश की। पहली जो सिफारिश है
वो है कि वह उस राज्य का क्या नहीं होना चाहिए, निवासी नहीं होना चाहिए। यानी जिस व्यक्ति को जिस राज्य का राज्यपाल बनाया जा रहा है, क्या है, जिस व्यक्ति को जिस राज्य का क्या बनाया जा रहा है, राज्यपाल बनाया जा रहा है, वह उस राज्य का निवासी नहीं होना चाहिए। उस राज्य का क्या नहीं होना चाहिए, निवासी नहीं होना चाहिए। अगली कि जिसे राज्यपाल बनाया जा रहा है वो राजनीतिक रूप से क्या नहीं होना चाहिए, सक्रिय नहीं होना चाहिए। यानी राजनीतिक रूप से कैसा होना चाहिए मेरे दोस्तों, निष्क्रिय होना चाहिए, वो राजनीति से संबंधित नहीं होना चाहिए। अगली सिफारिश है कि राज्यपाल किसी विशेष क्षेत्र का क्या होना चाहिए, विशेषज्ञ होना चाहिए। विज्ञान का हो सकता है, गणित का हो सकता है, साइंस का हो सकता है, खेल का हो सकता है, कोई शिक्षाविद हो सकता है। इस ऐसे अगर क्षेत्र के किसी विशेषज्ञ को राज्यपाल बनाएंगे तो जो राज्य होगा वो राज्य उसके अनुभवों का क्या ले सकेगा, लाभ ले सकेगा। और राजनीतिक रूप से अगर निष्क्रिय होगा तो वो हस्तक्षेप नहीं करेगा, वहां की राजनीति में हस्तक्षेप नहीं करेगा। और सबसे महत्वपूर्ण सिफारिश है वही है मेरे दोस्तों कि अगर राष्ट्रपति राज्यपाल की नियुक्ति करते समय, राष्ट्रपति राज्यपाल की नियुक्ति करते समय उस राज्य के मुख्यमंत्री से क्या लेगा, परामर्श लेगा। ये है उसकी नियुक्ति के संदर्भ में सिफारिश है। इसके बाद और भी आयोगों की सिफारिश पढ़ेंगे और इसी के साथ मैं आपसे विदा लेता हूं। थैंक यू, धन्यवाद सभी को, नमस्कार।